नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में जो लिथुआनिया का प्रोजेक्ट चल रहा है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिथुआनिया की डिमांड एक प्रकार से कहा जाए हमारे पास जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनमें सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और प्रोसेस काफ़ी फास्ट होने वाला है। मतलब कहा जाए शेंगेन में प्रोसेस करना है और उसमें सबसे कम टाइम में होने का चांसेस हैं। सबसे कम का मतलब कंपेयर नहीं करना है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 5 से 6 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। बीच में छुट्टियां आने वाली हैं फिर भी, क्योंकि पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाला है वो स्टेप बाय स्टेप बहुत फास्ट होने वाला है और लगभग लगभग एक प्रकार से कहा जाए कि जो भी प्रोसेस है पूरा सिलेक्शन से लेकर वर्क परमिट एप्लीकेशन, मिग्रेशन होना, अपॉइंटमेंट लेना, सबमिशंस करना, रिजल्ट आना, सभी कुछ 5 से 6 महीने के अंदर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दोस्तों जैसे अभी बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अलग अलग पता करते हैं, तो यहाँ पर कई लोगों को आधी इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर उसी हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लिथुआनिया का प्रोजेक्ट अभी इस टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें से जो जो चीज़ें हैं, जो जो मैंने इस वीडियो में इससे पहले वीडियो बताई हैं, वो कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेवर में है। जैसे अभी सबमिशंस जो हम करते हैं मलेशिया में या फिर थाईलैंड में या फिर दुबई में, अजरबैजान में, अलग अलग देशों में करने का उद्देश्य क्या है। जैसे इंडिया में तो सबमिशंस होने वाला है नहीं, और जब भी वर्क परमिट आता है तो वर्क परमिट आने के बाद में, मिग्रेशन होने के बाद में जितनी जल्दी हम स्टैंपिंग करेंगे उतना ही अच्छा होता है। भले थोड़ा सा एक्सपेंस होता है, ऑब्वियसली ये कैंडिडेट को बियर करना पड़ेगा। जाएंगे वहाँ पर, घूमना भी हो जाएगा, एक प्रकार से उस कंट्री का एक उनकी हिस्ट्री भी बन जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे जिस भी कंट्री में जाने वाले हैं वहाँ पर जब जाएंगे उनके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग हो जाएगा। ये बहुत फास्ट होगा। अपने देश में क्यों होती है, अपने देश में बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होती है। एक्चुअली देखा जाए तो वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए डिसीजंस बहुत लेट आता है। कभी कभी 1 वीक में आता है, लेकिन कभी कभी हमने देखा 15-20 डेज भी लगता है। कुछ कैंडिडेट्स का तो हमें 1 महीना पूरा कंप्लीट वेट करना पड़ गया था पोलैंड का। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आउट ऑफ इंडिया डिसीजन बहुत फास्ट आते हैं। रीज़न वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर एप्लीकेंट्स कम होते हैं, उनके पास में क्यू कम होती है, तो जो काम होना है वो उसी हिसाब से फास्ट होता है। सो दोस्तों कोई भी कैंडिडेट किसी भी, जो हमारे पास जितने सेंटर्स हैं जहाँ पर हम बीएफएस करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और ऑब्वियसली इसका एक्सपेंस कैंडिडेट को खुद करना होगा, प्रोसेस फीस के अलावा। दोस्तों अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो फार्म वर्कर की है और फैक्ट्री वर्कर की है, और यहाँ पर हमारे पास चॉइस नहीं है। ये इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है क्लाइंट अपने हिसाब से कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, और जो शॉर्टलिस्टिंग होती है, सिलेक्शन होता है, उसके हिसाब से वो लोग आगे प्रोसेस करते हैं, वर्क परमिट एप्लीकेशंस करते हैं। वर्क परमिट एप्लीकेशंस होने के बाद कंफर्मेशन हो जाता है, ये सैलरी, इतना सब चीज़ें हैं। वैसे देखा जाए तो अभी जो सैलरी हमने बताई सेम सैलरी मिलने वाली है, 1000 यूरो सैलरी मिलेगी। ऑन द पेपर सैलरी भी मिलेगी, जो ऑन द पेपर मिलती है वो टैक्स मिला के वो सब चीज़ें अलग हैं। उसका कैलकुलेशन आपको एक प्रकार से जब आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, डिमांड में 1000 यूरो सैलरी आपको टेक होम मिलने वाली है। इसके साथ साथ में आपको एकोमोडेशन मिलेगा, फूड आपको कुकिंग करना पड़ेगा, और जो भी कंपनी के बेनिफिट्स होते हैं, जो वहाँ का लेबर लॉ होता है, वहाँ की जो एचआर पॉलिसी होती है, उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा आपको। 9 आवर्स पर डे का काम करना पड़ेगा और 6 डे वीक काम करना होता है। एक वीकली ऑफ मिलता है, संडे फिक्स नहीं होगा, एक वीकली ऑफ, कोई भी एक वीकली ऑफ हो सकता है। और यहाँ पर जो भी प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस 2 ईयर का रहेगा। 2 ईयर में 1 ईयर कैंडिडेट को कंपलसरी उस कंपनी में काम करना होगा जिस कंपनी में हमने जो एप्लीकेशंस किए, जहाँ का वीजा लगा, जहाँ की टीआरसी लगी, वहाँ पर करना होगा। और यहाँ पर कई लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन होता है कि जो जैसे वर्क परमिट है, टीआरसी है, मिग्रेशन है, कन्फ्यूजन है उनके माइंड में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्क परमिट जो होता है ना, वो वर्क परमिट मतलब कि आपको उस देश में काम करने के लिए परमिशन दी जाती है, अथॉरिटी दी गई है, उसको बोलते हैं वर्क परमिट। और वर्क परमिट में आपकी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा कुछ लिखा होता है, सब कुछ जो आपका टर्म्स है, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, सैलरी, हर चीज़ के बारे में डिटेल में लिखा होता है। डिटेल में होता है जिससे कि कैंडिडेट को अपने टर्म्स के बारे में पता हो, उसकी क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जेडी हो या फिर जो एक सिंगल पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ के गवर्नमेंट के टर्म्स के हिसाब से वर्क परमिट पर मेंशन होते हैं। वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इन सभी में
कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पूरा डिटेल लिखा होता है, A to Z, कुछ भी छिपा नहीं होता है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट आता है, वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट की कॉपी आती है, उस टाइम पर आप हर चीज को चेक कर सकते हैं। सबमिशन से पहले आपको हर एक चीज का A to Z पता होगा। आज के टाइम पर तो ट्रांसलेटर है, गूगल ट्रांसलेटर, लेंस और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए वर्क परमिट वो डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी भी कंट्री में वर्क करने की परमिशन देता है। जो इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन है वो इमिग्रेशन की साइट पे जाके करना होता है टीआरसी के लिए। वहां पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, वहां के सिस्टम में जाके आपकी डिटेल वेरीफाइड होती है। एक प्रकार से आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो सारी चीज़ों को चेक करते हुए वो उसको कंफर्म करते हैं। वैलिडेट करने के बाद में कंफर्म करते हैं तो एक नंबर मिलता है, जो इमिग्रेशन नंबर होता है वो नंबर मिल जाता है आपको। तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। और इसके अलावा टीआरसी आपको जैसे टेम्पोररी रेजिडेंट कार्ड, ये आपके पासपोर्ट पर एक स्टैंपिंग हो जाती है। आपके पासपोर्ट पर स्टैंपिंग हुई कि आप वहां पर सर्टेन पीरियड, मतलब 2 साल का है तो 2 साल के लिए वहां पर रह सकते हैं, और ये परमिशन आपको यहीं से है, वहां जाके कोई फॉर्मेलिटी नहीं होने वाली है। जनरली क्या होता है कि कई कंट्रीज में ऐसा होता है कि वहां जाके मेडिकल होता है, फिर टीआरसी के लिए अप्लाई किया जाता है। और टीआरसी अप्लाई होने के बाद में आप शेंगन के 29 देशों में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। और जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें जैसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, अच्छी प्रोफाइल है, लेकिन वो इस प्रोफाइल में जा रहे हैं, तो 1 साल तो आपको माइंड सेट करना होगा। 1 साल तो कम से कम आपको यहाँ पर जॉब करने करना होगा। उसके बाद आप अपनी क्वालिटी के बेस पर, स्किल के बेस पर इंटरव्यू दे के जॉब अचीव कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती हैं, अलग अलग कंट्री में भी होती हैं। जैसे अभी कल ही किसी एक कैंडिडेट से बात हुई तो ऑटोमोबाइल के बारे में, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का देखा जाए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अगर देखा जाए तो जर्मनी बहुत अच्छा है। ऑटोमोबाइल के लिए पोलैंड में भी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जहाँ उस पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट, स्किल सेट की रिक्वायरमेंट, वहाँ के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप का जो एक ट्रेड होता है, बिजनेस होता है। जैसे मान लीजिए अगर गल्फ की बात करें तो ऑयल एंड गैस फेमस है, हर चीज वहां पर रहती है। मलेशिया की बात करते हो पाम ऑयल की बात है, पोलैंड की बात करते हो मशरूम की बात है। वैसे हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब स्पेशल होते हैं। जैसे जर्मनी ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस मानी जाती है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर अदर देन ये सेक्टर जो फार्म वर्कर या फैक्ट्री वर्कर, इनसे हटके भी अपना करियर बनाना चाहते तो 1 साल अगर डेडिकेटली यहाँ पर काम कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर काम करने के बाद उनको परमिशन रहेगी, 1 साल का टीआरसी ओपन रहेगा, क्लाइंट आपको सपोर्ट करेगा, एनओसी करेगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि एनओसी कब होती है, जब कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहता है। क्या आपको एम्प्लॉयर के साथ में ऑब्वियसली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे आप कॉपरेट नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, लोग अपने हिसाब से प्लान करते नहीं। जिस इंसान ने, जिस कंपनी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, वहां बुलाया, 2 ईयर की टीआरसी दी, उस कंपनी में आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 1 साल तो काम करना ही होगा। कम से कम 1 साल का काम करना बहुत जरूरी है। अगर 1 साल काम नहीं करेंगे तो ये 2 प्रकार से गलत है। एक तो आप अनएथिकल काम कर रहे हैं कि आपको किसी ने बुलाया और वहां पे काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज कि वो आपको फिर सपोर्ट क्यों करेगा। आपका एनओसी चालू रहने के लिए, आपको जो टीआरसी है वो चालू रहने के लिए क्लाइंट का एनओसी कंपलसरी है। क्लाइंट अगर ओके करेगा उसके हिसाब से, तो क्लाइंट जो एम्प्लॉयर है, आपका एम्प्लॉयर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन ऑब्वियसली आपको उनको सपोर्ट करना होगा, आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जितना भी मैन पावर होता है, जो फॉरेन वर्कर की बात करते हैं, वर्कफोर्स जो होता है वो मैक्सिमम देखा जाए 3 भागों में डिवाइड होता है। 3 भागों में कैसे डिवाइड होता है? एक अफ्रीकन कंट्रीज का जो मैन पावर होता है वो हर जगह नहीं जाता है और हर कंट्री उनको बुलाती भी नहीं है। और एक होता है जैसे चाइना एरिया में, जैसे चाइना या फिर फिलीपींस या वियतनाम, इस एरिया के जो भी कंबोडिया, यहाँ के लोग भी कई लोग होते हैं जो लोग मतलब वर्क करने बाहर जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम ये लोग चाइना में या फिर सिंगापुर में, मलेशिया में, जापान में, इन्हीं कंट्रीज में उनका मैक्सिमम इंटरेस्ट होता है। मैक्सिमम लोगों का ये, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं। और देखा जाए तो कुछ जैसे उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यहाँ के लोग भी प्लान करते हैं। लेकिन जनरली ये क्या करते हैं कि ये रशिया में ज़्यादा प्लान करते हैं, रशिया में। और यूरोप में बहुत कम प्लान करते हैं। यूरोप भी जाते हैं बट इनकी क्वांटिटी कम होती है। अब बचता कौन है? ये जो 5 देश हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ का मैन पावर काफ़ी फेमस है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। ये 5 देशों का मैन पावर देखा जाए तो यूरोप में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। यूरोप में यहाँ के लोगों को वो बुलाते हैं, यहाँ के लोगों को प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मेहनती होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं।
वहाँ के दूसरे मैन पावर की तुलना में ज़्यादा काम करते हैं। देखा जाए तो नेपाल के लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा सुना गया है मशरूम के काम में, और उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए देखा जाए तो अभी पिछले कई टाइम से नेपाल में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ी हुई है। बांग्लादेश के लोग भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं, अपने देश के लोग भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। जैसे जैसे वहाँ पर एम्प्लॉयर हैप्पी होता है वो आपको सपोर्ट करता है। तो ये 5 देशों के मैन पावर के लिए तो हर देश चाहेगा कि वो हमारे पास में आए। अब यहाँ पर 4 देशों के ऊपर तो ऑब्वियसली हम लोग ही काम कर रहे हैं कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। तो इन 4 देशों की डिमांड तो हमेशा रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है, क्योंकि ये यहाँ की मैन पावर बहुत मेहनती होती है। सो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि लिथुआनिया में कोई भी एम्प्लॉयर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पे जॉब करने के साथ साथ में आपको अगर लगता है कि आपके अंदर दूसरी स्किल है, आपके अंदर व्हाइट कलर जॉब की स्किल है, आपको कंप्यूटर आता है, आपको आईटी आती है, आप मैकेनिकल आता है आपको, या फिर कुछ दूसरा काम आता है, और उस काम के लिए आपको अगर प्लान करना है, तो आप एक प्रकार से अपनी क्वालिटी के बेस पर दूसरी कंट्री में जाके इंटरव्यूज दे सकते हैं। वहां पर इंटरव्यू देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप चेंज भी कर सकते हैं, और ऐसे में आपको एम्प्लॉयर हमेशा सपोर्ट करेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस होना चाहिए, आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ में कम से कम 1 साल काम करना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइंट हमारी टर्म्स पे काम करने को रेडी है, बहुत सारी टर्म्स उन्होंने हमारी एक्सेप्ट की हैं। खासतौर से जैसे जो भी टर्म्स मैंने अनाउंसमेंट की है कि अगर किसी का वीजा नहीं लगता तो उसके ऊपर क्या टर्म्स है, मिनिमम वाले एक्सपेंस पर पॉइंट रहेगा, वीजा लगने के लिए क्लाइंट पूरा फुल सपोर्ट करेगा, हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर हर एक स्टेप पर फुल सपोर्ट करेगा। तो अल्टीमेटली अगर वो हमें पूरा फुल सपोर्ट करने वाले हैं, तो वही सपोर्ट कैंडिडेट को, एम्प्लॉयर को करना होगा। सो दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहते हैं, एज लिमिट 20 साल से लेकर 45 साल के बीच में जो लोग भी हैं, मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है, बेसिक इंग्लिश आती है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, और इसमें से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टेक्ट करें, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सबके लिए सेम रहेगा। अगर कोई कपल अप्लाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल इंडिविजुअली काउंट होगी अलग अलग एप्लीकेंट के ऊपर रूप में। तो ये चीज के लिए प्लान कर सकते हैं। और कई लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि डिपेंडेंट को कब बुला सकते हैं, तो डिपेंडेंट के लिए 1 साल के बाद आप वहां की एलिजिबिलिटी को अगर फुलफिल करते हो तो आप बुला सकते हैं। और ऑब्वियसली देखा जाए तो मैक्सिमम लोग जो यूरोप जाते हैं वो अपने डिपेंडेंट को बुलाने के लिए जाते हैं, फैमिली को बुलाने के लिए जाते हैं। कुछ लोग टारगेट करते हैं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल काम करना, फिर इंडिया में वापस आना। कुछ लोग ऐसा करते हैं वहीं पे सेटल होना। जो भी प्लानिंग है, इसके ऊपर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, ये आपका अपना खुद का प्लान रहेगा। लेकिन कोई भी कैंडिडेट अगर वहां पर जाता है, अच्छे से मेहनत करता है, और एक प्रकार से अपने फ्यूचर के प्रति सिंसियर होकर अपने एफर्ट्स पुट करता है, तो डेफिनेटली वो सारी चीजों को कर सकते हैं जो ड्रीम करके जाते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो यहाँ से गए थे, उनकी सैलरी एक प्रकार से, खासतौर से पोलैंड की बात करूँ तो पोलैंड में सैलरी उनकी 3000 सैलरी थी, और वो भी टैक्स मिला के, लेकिन आज के डेट में वो 1.5 लाख रुपए इंडियन रुपये में उठा रहे हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ होती है। अब जब पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, उसका फायदा मिलता है। और खास तौर से इंडियन मैन पावर की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो हर एम्प्लॉयर चाहेगा कि वो इंडिया के मैन पावर को पसंद करे। और इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी होती है, काम अच्छा करते हैं, मेहनती होते हैं, क्योंकि हर किसी को ज्यादा अर्न करना है। जो जितना ओटी मिलना चाहिए उतना, जितना ओटी मिलेगा उतना करेंगे। इसलिए जो सैलरी बनती है 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए, ऐसे कैसे बन जाती है? तभी बनती है जब कोई अच्छे से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तब। इवन कुछ लोगों की सैलरी और भी ज्यादा होती है। देखा जाए तो मैं कुछ लोगों का ऐसा पर्सन नहीं जानता हूं जिनकी सैलरी 1.5 लाख से ऊपर भी कई बार गई हुई है। सो ये चीज है, जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड है लिथुआनिया के लिए, वो प्रोसेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, बैच चल रहा है, अगले वीक में हमें पूरा कंप्लीट करना है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस वीक में और अगले वीक में आना चाहे आ सकते हैं। अभी हम इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। लगभग 6-7 लोगों की रिक्वायरमेंट और है, बाकी हमारा बैच 20 लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बाद में आएगा तो उसको नेक्स्ट बैच मतलब 1 महीने बाद पुट किया जाएगा, उनको भी प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद पुट किया जाएगा। अभी से प्रोसेस करेंगे, वर्क परमिट उनका 1 महीने बाद होगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेरी है, टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप अपनी इंक्वायरीज को लाइव सेशन में भी ज्वाइन अटेंड कर सकते हैं। इस बार का लाइव सेशन सैटरडे को ना होकर मंडे को होगा, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी पोस्टर के माध्यम से। लाइव सेशन हमेशा होंगे, एवरी टाइम होंगे। लाइव सेशन का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को जानकारी देना है, अवेयर करना है। इसलिए तो मैंने सोचा इस पूरे वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। कई लोगों को कुछ कंफ्यूजन्स थे प्रोफाइल के बारे में, सैलरी के बारे में। सैलरी यहाँ पर 1000 यूरो रहेगी, बाकी जो मैंने आपको डिटेल बताया वो सेम टू सेम रहेगा। प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फास्ट है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सब चीज़ को डे 1 पे आपको कंफर्म किया जाएगा। लगभग ये सारी चीज़ें वैसे होने वाली हैं।
कहीं पर भी होगा तो माइनर 19-20 का डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज जैसा हम प्लानिंग कर रहे हैं एज इट इज होने वाला है। सो दोस्तों, अगर आपके माइंड में कोई क्वारी है, आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ईमेल कर सकते हैं क्वारीज की, आप व्हाट्सएप पे भी लिख के कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होगा कि आप ऑफिस विजिट करें। और अभी फिलहाल सेमिनार कुछ दिन और प्लान नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम की अवेलेबिलिटी कम है, अभी कुछ और मीटिंग्स के लिए निकलना होगा। लेकिन इसका हम जो अनाउंसमेंट है वो नेक्स्ट वीक में टारगेट करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम सेमिनार वाला अनाउंसमेंट करेंगे। जो लोग और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं बाद के लिए, वो लोग सेमिनार में भी आ सकते हैं। और अभी हम लाइव सेशन को जो रहेगा, लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले अनाउंसमेंट किया, वेबिनार करेंगे इस महीने, सितंबर महीने के अंदर हम लोग वेबिनार करेंगे, तो आप वहां पर भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इस बार का जो वेबिनार का टॉपिक होगा, जो अभी हम प्लान करने वाले हैं, उसमें से यूरोप में करियर के ऊपर रहेगा। और यहाँ पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैंडिडेट जो यूरोप जाना चाहते हैं, उनका बजट है, बेसिक इंग्लिश आती है और उनको यूरोप के बारे में पता है, एंड उनको ये पता होना चाहिए कि यूरोप में करियर की अपॉर्चुनिटी क्या होती है। आप इंडिया जैसी सैलरी कंपेयर करोगे ना, तो शायद यूरोप में जाना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। यूरोप में एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एंट्री मिल जाती है, आपको वीजा मिल जाता है, तो आपको जो भी ऑफर मिलता है वो बेस्ट रहेगा। आपको ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर हर चीज़ के ऊपर हम ये नहीं देख सकते हैं कि जैसे इंडिया में हम अगर जॉब करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब होना चाहिए, सिमिलर सैलरी, उससे ज़्यादा सैलरी, ये सब कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर जो ऑफर है, अगर आपके लिए एक्सेप्टेबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। मेरे ख्याल से कोई भी कैंडिडेट जिसका ड्रीम होगा जाने के लिए, वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से R&D करेंगे तो सबसे बेस्ट लगेगा, क्योंकि TRC आपको इंडिया में मिलने वाला है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर कुछ R&D करना है तो R&D भी कर सकते हैं, और कोई क्वारी तो आप ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल कुछ भी कर सकते हैं। बेटर है कि आप ऑफिस विजिट करें। दोस्तों, अगर रिक्वायरमेंट अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर करें, जिससे कि जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।